नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सोशल लर्निंग, जिसे प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें भी काफी अच्छे पॉइंट हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। देखिए, दो चार चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। पूरा जो ये आपका टॉपिक है, सोशल लर्निंग वाला, इसमें एक दो चीजें देखिएगा। एक तो नाम से क्लियर है, अधिगम तो होता है सीखना, और इसमें जुड़ा हुआ है सामाजिक, और यहां है प्रेक्षणात्मक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशनल। तो इसका क्या मतलब, सीधा सा क्या मतलब है कि जो बच्चा है वो अपने चारों ओर के वातावरण में जो भी देखता है, जो भी ऑब्जर्व करता है, जो भी प्रेक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन के लिए एक शुद्ध वर्ड है प्रेक्षण। जो भी ऑब्जर्वेशन करता है उसके आधार पर वो बच्चा सीखता है और अपने व्यवहार को संचालित करता है। ये इस पूरे चैप्टर का सार है कि हम चारों ओर, वो बच्चे के सामने जो घटनाएं घटित होगी, उसके आसपास जिस तरह का वातावरण होगा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, जिस तरह का व्यवहार उसके सामने दर्शाया जाएगा, तो वो बच्चा अपने आप को भी उसी व्यवहार के अनुकूल ही संचालित करने का प्रयास करेगा। तो यही सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम कहिए या इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम कहिए। और जो ये अल्बर्ट बांडुरा हैं, ये पहले व्यवहारवादियों की तरफ थे, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया इनको लगा कि नहीं, संज्ञानवादी विचारधारा कहीं अधिक बेहतर है। तो संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है, जो संज्ञानवादी विचारधारा है, उससे प्रेरित होकर के, मोटिवेट होकर के, और फिर ये इस तरफ जो संज्ञानवादी वाले हैं, इस तरफ ये आ गए। जैसे पहले महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि ईश्वर ही सत्य है। गांधी जी ने अपने शुरू के दिनों में ये लाइन बोली थी कि ईश्वर ही सत्य है। और जैसे जैसे उनका समय आगे जीवन में गुजरता गया, बाद में इसको उन्होंने चेंज करके लिख दिया था कि सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि उन्होंने ये जाना कि ईश्वर से भी बड़ी चीज जो है वो सत्य है। अभी इसकी व्याख्या बहुत अलग चीज है कि किस तरह से, क्या उन्होंने किस संदर्भ में, कैसे कैसे। मेन बात यह है कि शुरू में अल्बर्ट बांडुरा जो है व्यवहारवादियों से प्रभावित थे, लेकिन बाद में संज्ञानवाद ने इनको अपनी ओर खींच लिया। संज्ञानवाद ने इनको कहीं अधिक जो है वो मोटिवेट किया अपनी तरफ आने के लिए। तो इनके सिद्धांत का नाम भी आप देखेंगे कि जहां पहले सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी इनका नाम था सिद्धांत का, इन्होंने बाद में उसको चेंज करके क्या कर दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, सोशल सोशल कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो ये कोई सा भी इनमें एग्जाम में नाम जो पूछा जा सकता है, अल्बर्ट बांडुराम। कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? एडोलेसेंट एग्रेशन 1959 और सोशल लर्निंग थ्योरी 1977। बांडुरा ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से प्रभावित होकर 1986 में अपने सिद्धांत का नाम सामाजिक अधिगम सिद्धांत से परिवर्तित कर सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत कर दिया था। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी। और सामाजिक अधिगम में एक वर्ड और जोड़ दीजिए, संज्ञानात्मक, यानी कॉग्निटिव। तो वैसे इनकी उम्र भी काफी इन्होंने ली है। जैसे 1925 में इनका जन्म हुआ था और 2021 जुलाई में जो है इनकी मृत्यु हुई है। तो आप लगभग लगभग देख लीजिए 95 96 ईयर के आसपास ये जिए हैं। तो मृत्यु 2021 में ही हुई है, जुलाई में। न्यूज़पेपर में उसमें काफी आया भी था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत देने वाले जो हैं कि हुई मृत्यु, इस तरह से करके हेडिंग में काफी न्यूज़पेपर में था। इसके बाद है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। अब ये एक एक वर्ड आपके काम का है। प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये इनके जैसे सिद्धांत को हम कहते हैं, तो उसमें एक ये भी नाम भी है, प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो
प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है, यानी दूसरों को जो हम ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों को जो देखते हैं, उसी से ये घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण भी कहा जाता था, यानी दूसरे के व्यवहार के अनुकूल ही अपने व्यवहार को संचालित करना। इस सिद्धांत को मॉडलिंग भी कहा जाता है। ये मॉडलिंग वाला भी काफी महत्वपूर्ण है। ये पूछा गया है कि मॉडलिंग जो है वो किससे संबंधित है या किसके सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बांडुरा का जो सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर आप इसको कह लीजिए सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। तो कई बार देखिए नाम भी वो एग्जाम में कई बार दोनों में से एक नाम दे देता है कि अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत कौन सा है, सिर्फ यही ऑप्शन दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बाकी तीन ऑप्शन अलग अलग हैं, तो फिर ये सही है। और कई बार वो सिर्फ सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत नाम देगा और बाकी तीन अलग अलग ऑप्शन है, तो ये सही होगा। दोनों नाम तो साथ में कभी आएंगे नहीं। तो इस प्रकार से आ जाता है। उसी प्रकार से कि मॉडलिंग किससे संबंधित है, तो इसी से संबंधित है, इस सिद्धांत से। और मॉडलिंग है क्या यहाँ पे? मॉडलिंग जैसे देख लीजिए आप, हम कई बार कहते हैं ना कि आपका रोल मॉडल कौन है। रोल मॉडल कौन है यानी हम किसको आदर्श मानते हैं। तो जिसको आदर्श मानते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसके अनुकूल अपने व्यवहार को करना चाहते हैं, उस जैसा दिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हीरो, मान लीजिए कोई भी एक्टर है, जैसे ये एक्टर है ऋतिक रोशन या सलमान खान। अब लोगों ने देखा कि भाई इनकी बॉडी बहुत शानदार है, ऋतिक की बॉडी बहुत अच्छी है, सलमान की बॉडी बहुत अच्छी है, तो यूथ ने अपनी बॉडी को इनके जैसा बनाने का प्रयास किया कि मुझे सलमान जैसी बॉडी बनानी है, मुझे ऋतिक जैसी बॉडी बनानी है। तो यहां मॉडल से क्या मतलब है? अभी जैसे नीरज चोपड़ा की बात करें, तो आप जानते हैं नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो वो लोगों के लिए एक मॉडल का काम करेंगे। बहुत लोग हैं जो उनसे प्रभावित होंगे, यूथ उनसे प्रभावित होगा, बच्चे प्रभावित होंगे, जो अपने आप को नीरज जैसा चोपड़ा बनाना चाहेंगे। तो मॉडलिंग से मतलब यहां वो मतलब नहीं है कि जो मॉडल आपको दिखते हैं न्यूज में, ये जो कई मॉडल आते हैं, जो बना होता है रैंप, और उस पे यहां से चले और इधर तक चल के और वापस चले गए, वो मॉडलिंग से मतलब यहां नहीं। मॉडलिंग से मतलब यहां एक अनुकरण से है कि व्यक्ति जिसको अपना आदर्श मानता है, उसके अनुकूल अपना व्यवहार संचालित करने की कोशिश करता है। तो किसी को भी अपना मॉडल माना जा सकता है। तो इस मॉडलिंग के भी चार इसमें बताए हैं तत्व। जैसे आगे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, एक अवधान होता है कि मॉडलिंग के कौन कौन से तत्व हैं। तो जैसे सबसे पहला एक तत्व इसमें आता है अटेंशन, जिसको हम कहते हैं अवधान, इसी अवधान को कहते हैं ध्यान। सेकंड आता है धारण, या जिसको कहते हैं स्मृति। और तीसरा आता है अनुकरण या पुनः प्रस्तुतिकरण। और चौथा आता है पुनर्बलन। तो ये चार एलिमेंट होते हैं किसके? मॉडलिंग के। और चारों के अर्थ क्या क्या हैं, तो वो इसी वीडियो लेक्चर में आगे आएगा, वहां पढ़ेंगे इसको। इसके बाद में देखिए, इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। प्रयोग, सामाजिक अधिगम को समझाने के लिए एक प्रयोग किया गया, जिसमें बच्चों को एक छोटी फिल्म दिखाई गई, जिसमें से एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे थे। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं इसको। तो ये जो प्रयोग था, इसमें एक बड़ा सारा खिलौना होता है, और उस खिलौने का नाम था बोबो डोल। ये बोबो डोल क्या था? दरअसल एक गुड्डा था, खिलौना। जैसे मैं एक गुड्डा बना रहा हूं, ये हो गया बोबो डोल। अब बच्चों को देखिए, इसमें यहां क्या है, ये खूब सारे बच्चे हैं, और इन बच्चों को
ये एक फिल्म दिखाई जा रही है। जैसे ये मान लीजिए ये बच्चे सामने बैठे हैं इधर सारे, इनके सामने एक फिल्म है। फिल्म में क्या है, एक गुड्डा है बोबोडोल और भी आसपास खिलौने हैं। मुख्य गुड्डा यही है बोबोडोल, तो इसके नाम से ये उदाहरण प्रसिद्ध है। बच्चों ने क्या देखा कि इस कमरे में जिसमें ये गुड्डा रखा हुआ है बोबोडोल और भी छोटे मोटे खिलौने हैं, वहां एक बॉय ने प्रवेश किया। एक लड़का इस कमरे में आता है और उसने आकर के इस बोबोडोल को इसके प्रति आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर दिया, गुस्सा दिखाया और उसने इसको मारना पीटना शुरू कर दिया इस गुड्डे को। किसने? उस लड़के ने। और इन खिलौनों को वो लड़का तोड़ने लगता है, ये जो खिलौने हैं बोबोडोल और दूसरे खिलौने। ये फिल्म किसको दिखाई गई? इन बच्चों को। यहां ये खूब सारे बच्चे हैं। अब ये फिल्म दिखा दी। बच्चों ने क्या देखा कि एक लड़का आता है कमरे में और उसने आकर के इस बोबोडोल नाम के खिलौने और दूसरे जो भी गुड्डे खिलौने थे उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया। ये फिल्म दिखा दी। अब इसके बाद में, इस घटनाक्रम के बाद तीन अलग रूप में तीन फिल्मों को तैयार किया गया। क्या हुआ कि पहली फिल्म के अंदर बच्चों ने क्या देखा कि जो आक्रामक ये अब तीन अलग रूपों में तैयार किए गए। इधर जो बच्चे हैं इनको भी तीन अलग अलग समूह में बांट दिया गया। ए समूह है, बी समूह है और सी समूह है। अब जैसे अलग अलग समूह में बांट दिया इन बच्चों को, एक बार वो फिल्म दिखा दी पूरी। अब इन बच्चों को ए समूह के जैसे बच्चे हैं, इनको क्या दिखाया गया कि जिस लड़के ने इस गुड्डे को मारा पीटा था, उस बच्चे को पुरस्कृत किया गया। मतलब उसको यह दिखाया गया कि उस बच्चे को इनाम मिला है। एक समूह को यह दिखाया गया। उन्हीं बच्चों में से दूसरा समूह है, उसको दूसरी फिल्म के रूप में यह दिखाया गया कि जिस बच्चे ने इस गुड्डे को मारा पीटा था, उस बच्चे को दंडित किया गया, पनिशमेंट दिया गया। सी समूह जो है, उन बच्चों को यह दिखाया गया कि उस बच्चे को ना तो दंडित किया गया और ना ही पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल न्यूट्रल, कुछ भी नहीं हुआ बस। अब इसके बाद में इन तीन समूह के बच्चों को, जो रूम था, कमरा कोई अलग से कमरा, जिसके अंदर बोबोडोल जैसा ही खिलौना और खूब सारे खिलौने रखे हुए थे, और उसके अंदर उन बच्चों को छोड़ दिया सभी को कि जाओ अब ये खिलौने हैं। अब छोड़ दिया कि ये बच्चे किस तरह का अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो अब क्या हुआ उसमें कि जो ए समूह के उसमें बच्चे थे और जिन्होंने ये देखा था कि आक्रामक व्यवहार करने पर भी उस बच्चे को पुरस्कृत किया गया था, उन बच्चों ने सबसे ज्यादा आक्रामकता दिखाई उस गुड्डे और दूसरे खिलौनों के प्रति। और सबसे कम आक्रामकता किसने दिखाई? जिन्होंने ये देखा था कि उस बच्चे को दंडित किया गया था जिसने इसको, जो खिलौना है, इनको मारा पीटा था। तो सबसे कम आक्रामक व्यवहार उन बच्चों ने दिखाया। और जो सी समूह वाले बच्चे थे, जिनको यह दिखाया कि उस बच्चे को ना तो पुरस्कृत किया गया था ना ही दंडित किया गया, वो बच्चे भी न्यूट्रल ही रहे। मतलब उन्होंने ना तो कोई इस तरह से ये वाला दिखाया कि वो उस पर आक्रामकता दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, और ना ही कम। वो बच्चे न्यूट्रल से रहे। तो ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग ने क्या साबित किया कि जो बच्चे देखते हैं उसी के अनुकूल और उसके बाद में उनको पुनर्बलन क्या मिल रहा है। तो एक समूह ने यह देखा कि बच्चों को इनाम दिया गया है उस बच्चे को जिसने आक्रामक व्यवहार अपनाया, तो उन बच्चों ने उसी तरह से आक्रामकता दिखाई। जिन्होंने देखा कि उस बच्चे को दंड जो है दिया गया था, उन्होंने आक्रामकता बहुत कम दिखाई। और तीसरे जो थे वो बिल्कुल न्यूट्रल से थे, न्यूट्रल रहे वो। तो यही इनका प्रयोग था, प्रेक्षणात्मक अधिगम, कि बच्चे जिस तरह की चीजों को देखते हैं और उसके बाद उसको किस तरह का जो है वो आगे रेस्पॉन्स दिया जाता है, किस तरह का उनको पुनर्बलन मिलता है, इस चीज पर निर्भर करता है बच्चे का व्यवहार, और उसी प्रकार से बच्चा सीखता है। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ में जा रहे हैं, ये आपका बच्चा है और ये आप हो। अब आप दोनों मार्केट जा रहे हो और यहाँ एक कुत्ता बैठा है अपना साइड में। अब जैसे मान लीजिए
एक दूसरा बच्चा उधर से जा रहा है और उसने उस कुत्ते पर पत्थर मारा। आपने ये चीज देखी और आपके बच्चे ने भी देखी। अब अगर आप ये कहते हो उस बच्चे के लिए कि उस बच्चे ने चलो बहुत बढ़िया किया, गुड, क्या निशाना लगाया है, तो अगली बार आपका बच्चा और ज्यादा प्रेरित होगा ये काम खुद करने के लिए, वो भी पत्थर मारेगा। और अगर आपने उस बच्चे के लिए कहा कि नहीं बहुत ही गलत किया, या आपने उस बच्चे को डांटा कि इस कुत्ते के पत्थर क्यों मारा तुमने, यू आर ए बैड बॉय, तो आपका बच्चा जो है वो उस बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो ये क्या है, यही तो है ऑब्जर्वेशन। तो बच्चा अपने चारों ओर की चीजों को हमेशा ऑब्जर्व करता है कि उसके आसपास क्या घट रहा है, और उसमें से जो चीज उसको लगता है वो उसके अनुकूल अपना व्यवहार करने लगता है। उनमें एक खिलौना बहुत बड़ा सा गुड्डा बोबो डॉल था। एक लड़का कमरे में प्रवेश करता है और सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है और बड़े खिलौनों के प्रति विशेष रूप से आक्रामक उठता है और उनको तोड़ने लगता है। जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते देखा, वह खिलौनों के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे, और सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिनमें फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित करते हुए देखा था। बाकी जिन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, वो बच्चे भी बिना रेस्पॉन्स के रहे, न्यूट्रल। इसके बाद में आता है अन्योन्य निर्दयता का संप्रत्यय, यानी कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। अब ये नाम देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है कि अन्योन्य निर्दयता का संप्रत्यय। संप्रत्यय से मतलब थॉट, विचार, आइडिया, सिद्धांत। कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्या है इसमें? इस संप्रत्यय के अनुसार मानव क्रिया में तीन कारकों का परस्पर प्रभाव हमेशा पड़ता है, और वे तीन कारक कौन कौन से हैं? एक तो बाह्य वातावरण, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो चूंकि मुख्य रूप से वातावरण को संबोधित करते हुए लिखा गया है, तो एनवायरनमेंट का ई हो गया। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक को आप क्या लिखते हो, कॉग्निटिव। और उसके बाद बिहेवियर, व्यवहार। तो ये जो तीनों कारक हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही क्या है, अन्योन्य निर्धारिता का संप्रत्यय है। तो जैसे इस तरह से देखिए, तीर सब एक दूसरे की तरफ यहां लगे हुए हैं कि व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक उसकी क्षमताएं, उसकी शारीरिक विशेषताएं, उसकी धारणाएं, उसकी रुचियां, अभिरुचियां, उसकी अभिवृत्तियां, ये क्या करती है, उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। और व्यवहार जो है वो प्रभावित करता है व्यक्ति को, व्यवहार प्रभावित करता है वातावरण को, वातावरण प्रभावित करता है व्यवहार को। व्यवहार के अंदर जैसे गत्यात्मक, शाब्दिक अनुक्रियाएं। गत्यात्मक का मतलब होता है हम कोई भी एक्टिविटी जो शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो है, जो गति करने वाली क्रियाएं हैं। तो और शाब्दिक अनुक्रियाएं, और इसके अलावा इसमें सामाजिक अंतरक्रिया भी है। सामाजिक अंतरक्रियाएं किसमें, व्यवहार में। तो ये सब चीजें वातावरण को प्रभावित करती है। वातावरण जो है भौतिक वातावरण, परिवार, मित्र और दूसरे सामाजिक प्रभाव। तो ये चीजें किसको प्रभावित करेगी, व्यक्ति को। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी व्यक्ति का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण कैसा है, तो ये उस व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करता है और उस व्यक्ति को भी प्रभावित करता है, उसकी इन सब चीजों को प्रभावित करेगा। तो सब चीजें, ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो बांडुरा कहना क्या चाहते हैं कि मानव का जो व्यवहार है वो, ये जिस तरह का मानव क्रिया करता है, जो भी उसका व्यवहार है, तो वो संज्ञान और व्यवहारात्मक और वातावरण, तो इन तीनों के बीच में जो अंतर क्रिया है उसका एक प्रतिफल होता है। तो ये तीनों इसमें चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के चारों ओर का वातावरण सही नहीं हो। वातावरण से मतलब आप वो मत समझ लेना पेड़ पौधे
फूल पत्तियां, पार्क। वातावरण से मतलब है बच्चे के चारों ओर का माहौल। अब उसके मान लीजिए घर में माहौल बहुत ज्यादा खराब है, उस माहौल के खराब होने के कारण किसी ने भी उस बच्चे पर भी ध्यान नहीं दिया और कोई उसके सामने उसको ढंग से व्यवहार करता हुआ भी दिखाई नहीं देता है। तो उस कारण से घर में मान लीजिए हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसने यही देखा घर में कि सब ऐसे ही करते हैं। इस कारण से उस बच्चे का संज्ञानात्मक क्षमता भी उसकी प्रभावित होती है। तो संज्ञानात्मक क्षमता उसकी इन चीजों पर भी प्रभाव पड़ा और उस बच्चे के द्वारा जो व्यवहार किया जाएगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सब तीनों चीजें एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तीनों कारक एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इन तीनों को मिला दो, इसका जो प्रतिफल है वो ही क्या है, मनुष्य का व्यवहार है। तो ये तीनों चीजें हैं। उसके बाद आता है मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में आपको मैंने क्या बताया था कि प्रेक्षण द्वारा सीखना यानी ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखना। व्यक्ति दूसरों या मॉडल के व्यवहारों का प्रेक्षण करके तथा उसे दोहराकर वैसा ही व्यवहार करना सीख लेता है। इसे ही मॉडलिंग की संज्ञा दी जाती है। तो मॉडल के व्यवहारों का, मॉडल से मतलब है कि जिसको वो मानता है कि हाँ मुझे इसका अनुकरण करना है, या वो बच्चा जिससे प्रभावित होता है, जिससे प्रभावित हो रहा है वही उसके लिए क्या है, मॉडल है। ये जो सिर्फ मूवीज में मॉडल आते हैं उनसे मॉडल नहीं, जिससे भी आप प्रभावित हुए वो आपके लिए क्या है, एक मॉडल है। तो इसे ही मॉडलिंग की संज्ञा दी जाती है। मॉडलिंग की प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अवधान, अटेंशन। दूसरा है धारण, रिटेंशन, इसको स्मृति भी कहा गया है। तीसरा है अनुकरण, इमिटेशन अथवा पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन, इसको सिर्फ री भी हटा के दे सकता है, प्रोडक्शन। और फोर्थ आता है पुनर्बलन, रिइंफोर्समेंट। अब इस पॉइंट में से आपके इतने अच्छे से प्रश्न बनते हैं, इनमें इंग्लिश टर्म खास तौर से ध्यान में रखना। कई बार परीक्षा में पूछा गया है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडलिंग का तत्व नहीं है या मॉडलिंग का आवश्यक तत्व नहीं है। अब वो 3 नाम इनमें से देख करके चौथा नाम अपनी तरफ से कोई भी जोड़ देगा। तो सबसे पहले है अटेंशन। तो अटेंशन, अवधान का मतलब ध्यान ही। तो जो निरीक्षण करता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मॉडल है उसको कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, या सफल होने वाला होना चाहिए। तो कोई भी मॉडल हो सकता है, लेकिन जो भाई अपनी तरफ ध्यान कब खींचेगा लोगों का, जब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होगी कि वो दिखने में अच्छा हो सकता है, वो लोकप्रिय हो सकता है, वो एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है। कोई भी जैसे मान लीजिए लेखक है, कोई लेखक हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है। तो अटेंशन का मतलब है ध्यान। तो जो ध्यान अपनी ओर खींचने वाला होना चाहिए, जिसको आप एक मॉडल के रूप में मान करके कि हाँ ये मेरा आदर्श है, मुझे इस जैसा बनना है या इस जैसा दिखना है, या इसमें जो गुण है वो मेरे में भी होने चाहिए। तो सामने वाले के अंदर भी जो ध्यान खींचने वाला है उसकी तरफ ये चीजें होनी चाहिए। तो जो निरीक्षण करता है उसने निरीक्षण कर लिया मॉडल का। अब निरीक्षण करने के बाद धारण करना, स्मृति करना। स्मृति से मतलब व्यक्ति व्यवहारों को क्या करेगा, अपने मस्तिष्क में इमेजेस के रूप में, जिसको आप कह सकते हो प्रतिमाएं, या शाब्दिक वर्णन के रूप में, जो भी उसको चीजें उसने देखी सुनी उसको अच्छी लगी, तो अपने माइंड में संग्रहित करना। स्मृति का मतलब क्या है, संग्रहित करना। आप जो अभी पढ़ रहे हो ये आपकी मेमोरी में रहना चाहिए। तो यानी जो आपने पढ़ा और ये जो आप देख रहे हो आपके सामने, ये आपके माइंड में एक इमेज का काम करेगी। ये जो चीजें आपके सामने लिखी हुई है, ये पेज आपके लिए एक इमेज की तरह है। मेरे शब्द शाब्दिक वर्णन
आपको मेरी आवाजें, कई बार विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी आवाज जो है वो हमारे कानों में गूंज रही थी कि इस जगह ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि ये चीज इस तरीके से आ सकता है और वो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। विद्यार्थी पेपर देने के बाद में कहता है कि आपकी आवाजें कानों में गूंज रही थी। वो तब गूंज रही थी ना जब पहले ध्यान से सुना था। तो जो सुना यानी शाब्दिक वर्णन भी है इसमें, स्मृति में शब्द जो मैंने बोले वो वर्ड भी आपकी स्मृति में रहे। ये जो चित्र आपके सामने मतलब जो इमेज, ये जो लिखी हुई चीजें हैं ये भी एक इमेज है। तो इमेज के रूप में संग्रहित होना, माइंड में धारण करके रखना, संग्रहित करना स्मृति के रूप में, यही चीज क्या कहलाती है? रिटेंशन। इसके बाद में आता है अनुकरण, इमिटेशन या पुनः प्रस्तुतिकरण। तो व्यक्ति द्वारा देखे गए व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण कर पाना। तो जो व्यवहार आपने देखा, जिससे आप प्रभावित हुए, उसके अनुकूल जो है वापस व्यवहार करना। और उसके बाद में आता है पुनर्बलन। पुनर्बलन में यहां क्या है कि व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण करने पर जो अधिगम करता है उसको क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है, पुनर्बलन उसको प्राप्त होता है। तो ये हो गया रिइंफोर्समेंट। तो ये चार हैं मॉडलिंग के जो तत्व हैं, कौन कौन से हैं? पहला अवधान, धारण, अनुकरण और पुनर्बलन। इसके बाद में है बांडुरा के अनुसार पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है स्थानापन्न पुनर्बलन या अप्रत्यक्ष पुनर्बलन, और दूसरा आता है आत्म पुनर्बलन या प्रत्यक्ष पुनर्बलन। स्थापनापन जो स्थानापन्न पुनर्बलन है, इसमें क्या होता है? जब व्यक्ति यह देखता है कि मॉडल द्वारा कोई विशिष्ट व्यवहार करने पर उसे पुनर्बलन मिलता है, तो इस तरह के पुनर्बलन व्यवहार को मात्र देखकर ही वह ऐसा व्यवहार करना सीख जाता है। इस तरह के पुनर्बलन को स्थानापन्न पुनर्बलन कहा जाता है। अब ये समझ तो गए आप कि कोई भी व्यक्ति, जैसे जो कोई मॉडल है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर वो विशेषताएं होनी चाहिए, लोकप्रिय या जो भी है, उसके द्वारा कोई विशिष्ट व्यवहार किया गया और उसे पुनर्बलन मिला। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बच्चा था, अभी कौन सा एक गाना आया था, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, कुछ ऐसा सा ज्ञान था। क्या था? जानू मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है। ऐसा कुछ गाना था। वो आप सभी ने देखा होगा कि अचानक वो वीडियो काफी वायरल हुआ था उस बच्चे का। अब उसके बाद में कौन सा एक सिंगर है, क्या नाम है उसका, उसने उस बच्चे को बुलाया और हर जगह उसको, सीएम तक ने भी उसको सम्मानित किया। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था। शायद उसने वो गाना तो 2 साल पहले या पता नहीं कब गाया होगा, लेकिन वीडियो वायरल जो है बाद में हुआ। सीएम तक ने जाकर के उस बच्चे को सम्मानित किया, जहां का वो बच्चा था वो। ये चीजें पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने देखी कि एक लड़के ने गाना गाया कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, उसको सीएम सम्मानित कर रहा है, उसको बॉलीवुड के सिंगर हैं वो उसको बुला रहे हैं, शानदार जो गाड़ी है वो गिफ्ट में उसको दे रहे हैं, और जितने भी सीरियल वगैरह आते हैं सिंगिंग वाले, उस सब में उन बच्चे को बुलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है उस बच्चे से, सब गाना गा रहे हैं बार बार, खूब सारे पैसे मिल रहे हैं। ये चीज जब हिंदुस्तान के दूसरे बच्चों ने देखी, तो क्या बच्चे इसी तरह से लोकप्रिय होना नहीं चाहेंगे? क्या बच्चे ऐसा नहीं बनना चाहेंगे कि हम भी ऐसे करें? हमें घर वाले कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला। इसको देखो, इसने तो एक गाना गाया बचपन, और उसके बाद आप देख लीजिए यूट्यूब पे ऐसे गानों की बाढ़ आ गई कि छोटे छोटे बच्चे खूब ये इस तरह गाने गा रहे हैं, ताकि हमें भी कोई बुलाए या हमें भी इस तरह से लोकप्रियता हासिल हो। तो किसी बच्चे ने गाना गाया और उसको इस तरह से पॉपुलर किया गया, इतने जैसे सीएम ने भी सम्मानित किया, उसको गाड़ी बंगला घर इतनी चीजें जब मिल रही है, तो दूसरे बच्चे भी उसको देख करके इसी तरह की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो ये एक सटीक एग्जाम्पल है जो ये आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है आत्म पुनर्बलन अथवा प्रत्यक्ष पुनर्बलन। जब व्यक्ति को स्वयं किसी कार्य को करने के लिए पुनर्बलन प्राप्त हो तो उसे आत्म पुनर्बलन, यानी जैसे मान लीजिए मैंने कोई कार्य किया
तो मुझे जो पुनर्बलन है, अब जैसे मान लीजिए वो बच्चा जिसने गाना गाया बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, उस खुद के बच्चे के लिए, मतलब उसके अपने आप के लिए तो ये आत्म पुनर्बलन था कि उसने खुद ने गाया और उसको वो चीज मिली उस कार्य के लिए। तो उसके लिए तो वो आत्म पुनर्बलन का उदाहरण हो गया ये। और दूसरे बच्चों ने उसको देखा कि उसने गाना गाया और उसको इस तरीके से इतना ज्यादा मिला, इतना कुछ, तो दूसरे बच्चों के लिए उस बच्चे का उदाहरण कौन सा हो गया? स्थानापन्न वाला। और उस स्वयं बच्चे के लिए, उसके खुद के लिए कौन सा एग्जाम्पल? आत्म पुनर्बलन या प्रत्यक्ष पुनर्बलन, डायरेक्ट जिसने जो कार्य किया है उसको पुनर्बलन, रिइंफोर्समेंट प्रदान करना। तो ये दो प्रकार माने हैं बांडुरा ने। नेक्स्ट आता है सामाजिक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम के उदाहरण। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार वयस्कों का प्रेक्षण और उनकी नकल करके सीखते हैं। तो बच्चे जिस तरह से अपने बड़ों को या जो आसपास के वयस्कों को देखते हैं व्यवहार करते हुए, तो जो अपने वयस्क हैं उनका प्रेक्षण करते हैं, किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, और फिर उनकी नकल करते हैं। कपड़े पहनना, बालों की शैली, समाज में कैसे रहा जाए, तो जिस तरीके से देखेंगे उसी तरह से वो करेंगे कि आसपास के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के हेयर स्टाइल वगैरह रखते हैं, समाज में कैसे रहते हैं। आक्रामकता, परिश्रम, आदर आदि गुण भी इसी प्रकार के अधिगम द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो जैसे वो देखेंगे, जिस तरह की अपने आसपास का माहौल देखेंगे कि किस तरह से समाज में लोग हैं, कौन से माहौल के बीच में है वो, तो उसी प्रकार से वो करेंगे। अब जैसे मान लीजिए जिस परिवार के अंदर कोई किसी को आदर देना नहीं जानता, तो वो बच्चे भी आदर नहीं देंगे। बड़ों को कई बार लगता है कि बच्चे हमारा सम्मान क्यों नहीं करते, हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते। तो हो सकता है कि बड़े नहीं करते होंगे, बच्चों ने वही चीज देखी कि बड़े नहीं करते, तो इसलिए बच्चे भी नहीं करते। बड़े जैसे बहुत मेहनती हैं, उसने देखा कि उसके आसपास के लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो ये बच्चा देखेगा कि मेहनत एक अच्छी चीज है, तो मुझे भी करना चाहिए परिश्रम। बच्चे ने अगर ये देखा कि उसके पिताजी जो हैं वो हमेशा गुस्से में रहते हैं और घर में मारपीट करते रहते हैं, बड़े भाई बहन है उसको उनको भी पीट दिया, मम्मी है मम्मी को भी पीट दिया, हमेशा गुस्से में चिल्लाते रहते हैं, रूम जोर से बंद करके बिठा देते हैं, "अरे, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, मेरे से कोई बात नहीं करेगा।" तो जब छोटे बच्चे इस तरह का व्यवहार देखते हैं, तो उन बच्चों के अंदर भी क्या आती जाती है? आक्रामकता आ जाती है। और ये सब मनोवैज्ञानिक प्रूफ हो चुकी चीजें। बच्चे बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं, ये इनमें बहुत भयंकर आक्रामकता होती है। और इस तरह की चीजों पे कई बार मूवीज वगैरह भी खूब बनती है कि किस तरह से बच्चों ने बचपन में ये चीजें देखी और उनके अंदर वही चीजें आ गई। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का। और तो नेक्स्ट आगे की और क्लासेस है, उनमें हम नेक्स्ट जो सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।